गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है हमारा थॉमस हॉब्स और आज के लेक्चर का टॉपिक है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। हॉब्स के सिद्धांत पर तत्कालीन इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हॉब्स का निष्कर्ष है कि मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और उसे केवल निरंकुश राजसत्ता द्वारा ही नियंत्रित एवं शासित किया जा सकता है। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। हॉब्स का मत है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता एवं अव्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करते हैं ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का स्थायी समाधान हो सके और उन्हें इस संबंध में संघर्ष और भय से मुक्ति मिले। हॉब्स ने अपना यह सिद्धांत सन 1651 में प्रकाशित अपने ग्रंथ लेवाइथन में प्रस्तुत किया है। लेवाइथन हॉब्स की अमर कृति है। लेवाइथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। इसके 4 भाग हैं। लेवाइथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है, जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता है। उसने अपनी रचना के मुखपृष्ठ पर, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हॉब्स ने अपनी रचना के मुखपृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। लेवाइथन की सारी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो ये सूचित करती है कि सबने अपने अधिकार इसे देखकर सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवाइथन का निर्माण किया है। मुकुटमंडित लेवाइथन के दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए महामानव खड़ा हुआ है। इससे तात्पर्य है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसी संदर्भ में विचारक वेपर ने लिखा है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। अब देखते हैं हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट है मानव स्वभाव का स्वरूप। हॉब्स के समय चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके समक्ष मनुष्य स्वभाव का एक नकारात्मक पक्ष ही रखा। हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है, जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का सूक्ष्म या लघु रूप है। वह भी एक यंत्र के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करता है।
हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं का जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। उसके मतानुसार राज्य में दो प्रकार की गतियां हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यदि उसकी भावना के अनुकूल संवेग होता है तो अभिलाषा कहलाता है, और यदि प्रतिकूल होता है तो विरक्ति या घृणा कहलाता है। इस प्रकार हॉब्स ने भौतिक शास्त्र के आधार पर यह परिणाम निकाला कि अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी ओर गति करना या प्रवृत्त होना अभिलाषा, और अनिष्ट पदार्थों से हटने की ओर गति करना विरक्ति या घृणा है। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। वस्तुओं का आकर्षण उसमें इच्छा को जन्म देता है, किसी चीज के प्रति विकर्षण उसमें अनिच्छा पैदा करता है। अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसकी भावना है। मनुष्य की सुख दुख, आशा निराशा, क्रोध, भय, साहस आदि की सभी मनोभावनाएं और वासनाएं अभिलाषा और विरक्ति के कारण होने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति का परिचय है। हॉब्स के अनुसार सभी मनुष्य आनंद या परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना और वांछित वस्तुओं को पाने में सफलता प्राप्त करना ही आनंद है। जिन साधनों से अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आनंद प्राप्त किया जाता है, उन साधनों को ही शक्ति कहते हैं। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, इसलिए मनुष्य के जीवन में एक शक्ति की प्राप्ति के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा या अभिलाषा निरंतर बनी रहती है। हॉब्स का कहना है कि मनुष्य के समस्त कार्यों के पीछे स्वार्थ की भावना रहती है। मनुष्य सदैव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने सब मनुष्यों को लगभग समान बनाया है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, परंतु वह मानसिक दृष्टि से बुद्धिमानी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। क्योंकि मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, जिससे प्रतिद्वंदिता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे को हराना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए एवं वैभव प्राप्ति के चलते प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। इस प्रकार हॉब्स ने 3 कारणों से बताया है कि मनुष्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। प्रतिद्वंदिता, भय और कीर्ति प्राप्त करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। सब व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं। यद्यपि मनुष्य शांति चाहता है, परंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, इसलिए अपने साथियों के साथ शाश्वत संघर्ष में संलग्न रहता है। इस प्रकार के मानव स्वभाव के स्वरूप का चित्रण हॉब्स ने किया है। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था का नाम देता है हॉब्स। उसने मानव स्वभाव के चित्रण जिस तरह का किया है, मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, विवेकहीन बताया है, तो उसकी प्राकृतिक अवस्था भी उसी प्रकार की है। हॉब्स के अनुसार
प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता होगा। राज्य के पूर्व मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की है, इसलिए सामाजिक नैतिकता से मुक्त व्यक्ति पशुता के ऊपर कैसे उठ सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था। प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है, इस तरह की धारणा पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जो कुछ भी ले सके और जितनी देर तक अपने पास रखने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता। इस अवस्था में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। हॉब्स के शब्दों में, जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। वहाँ उचित तथा अनुचित, न्याय तथा अन्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। इस प्रकार हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था की मुख्य रूप से विशेषताएं बताई है वो यह है कि इसमें नैतिकता का सर्वत्र अभाव था तथा सत और असत का कोई विचार नहीं होता था। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। इस अवस्था में व्यक्तिक संपत्ति का अभाव था। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे अलग है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, परंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वे नियम हैं जिसके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवाइथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून बताए हैं, जिनमें 3 अधिक महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। शांति स्थापना से ही उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है, वह उसकी सबसे प्रबल इच्छा होती है। सेकंड है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को अपने स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तीसरा नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो उसने स्वयं किए हैं। इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। प्रकृति के इन नियमों के संबंध में विशेष बात यह है कि उन्हें कानून केवल
अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है। कानून उच्च सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है और उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, परंतु ये नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र है, जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये वे शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती है, परंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समझौते के कारण। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से संत्रस्त और चिंतित होकर, भयग्रस्त होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह अराजक अवस्था का अंत किया जाना आवश्यक है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो मुश्किलें थी, कठिनाइयाँ थी, उन्हीं के कारण होब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि एक संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, परंतु इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। थर्ड है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग उनका उल्लंघन करते थे। इस स्थिति के निवारण के लिए संप्रभु सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई। और फोर्थ पॉइंट है प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। इसलिए इस कारण भी एक संप्रभुता संपन्न सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये समझौते करने के विभिन्न कारण थे। अब सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मनुष्यों ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध या करार करके अराजक दशा का अंत किया। होब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयमेव अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी व्यक्ति को दोगे और स्वशासन के अधिकार को छोड़ दोगे। यानी कि होब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस तरह का कि मेरी तरह इस मनुष्य को या मनुष्य समूह को तुम भी अपने अधिकार सौंप दो और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। तो इस आशय की प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेता है। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति के रूप में संयुक्त हो जाता है। इसे राज्य या लैटिन भाषा में नगर कहते हैं। इससे पहले समाज या राज्य की सत्ता नहीं थी। इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाय लेवाइथन है और वह जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देव की भांति है। लास्ट पॉइंट है राज्य का स्वरूप। इस प्रकार अनुबंध या समझौते द्वारा होब्स जिस शक्ति की सृष्टि करता है, समझौते द्वारा जिस
राजतंत्र की स्थापना होती है वो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश व सर्वोच्च है। समझौते के द्वारा दो कार्यों की पूर्ति करता है वह, एक तो यह कि वह एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है, और दूसरा वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। हॉब्स कहता है कि समझौते द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सब मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन करने को सहमत हों, आश्वासन दें और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समुदाय में परिवेष्टित कर दी जाए। ऐसा व्यक्ति ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा वह संप्रभु या राज्य कहलाएगा। हॉब्स का संप्रभु यानी लेवाइथन पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभुसत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है। इस प्रकार हॉब्स के शब्दों में उस महान दैत्य लेवाइथन, उस मर्त्य प्रभु का इसी प्रकार से जन्म होता है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्रछाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। इस प्रकार सामाजिक समझौते द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है।